हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज की जो पोएम है वो है माई मदर एट 66। दैट इज़ रिटन बाय कमला दास और ये 12th क्लास की पहली पोएम है जो प्रेस्क्राइब्ड है। और ये हमें कवित्री के जो जो हमारी पोएटिस हैं उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है कि कई बार हम कई लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं, डीप सिंपथी रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको प्रॉपर ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर मैनर से बता नहीं पाते हैं। दैट सेम हैपन्स विद कमला दास आर पोइटिस। कि पोइट क्या कर रही थी, कोचिन से शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। वो कोचिन के हवाई अड्डे को जा रही थी अपने घर से, यूँ लगा लो फ्राइडे मॉर्निंग थी। और उसकी माँ जो कि 66 एज की है, जैसा कि इसका टाइटल है, तो वो उसके साथ बैठी हुई है। और उसकी मदर जो है शी वॉज नॉट लुकिंग हेल्दी। और उसने कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो डॉजिंग कर रही थी, ऊँघ रही थी। उसका माउथ जो था वो वाइड ओपन था और ऐसा लगता था कि वो जैसे बीमार है, उदास है। उसका फेस बड़ा पेल है, डेड पर्सन की तरह लगता है। और पोइटिस है जो वो पेनफुली रियलाइज़ करती है कि उसकी मदर जैसे बहुत ओल्ड लग रही है, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और वो डेड जैसे मैन होता है, लाइक ए डेड बॉडी और डेड पर्सन की तरह लग रही है। तो वो रियलाइज़ करती है, इस पेन को अनुभव करती है और उसको यूँ लगता है कि उसकी शायद मदर काफ़ी देर तक ज़िंदा नहीं रहेगी, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उसने विचार को टालने के लिए बाहर देखना शुरू किया। और बाहर उसने देखना शुरू किया तो बाहर क्या हो रहा था, जो जितने भी ट्रीज़ थे वो स्प्रिंट कर रहे थे। वो मतलब पीछे की तरफ जैसे भाग रहे होते हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं। whenever she started looking at the young trees they were running fast। तो उसने कुछ बच्चों को भी देखा, they were spilling out of their homes। वो जॉयज़ में रन कर रहे थे अपना, सिर्फ उसने माइंड सेट चेंज करने के लिए ऐसा किया। उसके बाद वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ। उसकी मदर कुछ ही दूरी पे उसके पास खड़ी थी। सिक्योरिटी चेक के बाद उसने फिर अपनी मदर की तरफ देखा, वो डिस्टेंस पे खड़ी थी। उसकी मदर का फेस पेल वाइट था, जैसे कि सर्दियों में लेट विंटर में जो मून उगता है, चांद उगता है, वो पेल होता है। जो पोइट है वो फील करती है पुराना वही फेमिलियर एक, और ऐसा लगता है कि जैसे वो बचपन का डर, खो देने का उसको डर फिर से उसको ओवर पावर करता है। वो अपनी मदर से कुछ कहना चाहती है, वो कुछ नहीं बोली। उसने स्माइल करते हुए सी यू सून अम्मा, कि माँ मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूँगी, ऐसा कहा। तो बस यानी वो कुछ कहना चाहती होगी उससे, लेकिन वो कह नहीं पाई। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये एक हॉलिसिनेशन है, उसकी मदर इस एज में उसके साथ थी नहीं और उसको लगता है कि उसकी मदर उसके साथ है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में है कि समटाइम्स क्या है कि जो कई बार हम डीप सिंपथी फील करते हैं हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए, लेकिन हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बड़ा कैप्सूल आंसर मैंने आपके लिए डाल दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, सो नाइस ऑफ यू। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, जो कि स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। और इस पोएम में जो पोएट है वो ऐसे बच्चों की ज़िंदगी के बारे में बताता है जिनको जो वास्तव में जो रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ है उनका कभी वो एंजॉय नहीं कर पाते, या उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त होती। वो सारा टाइम जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, ऐसे वहाँ पे स्कूल हैं, उन्हीं के क्लास का यहाँ पे जिक्र है जो पोइट हमें बताते हैं स्टीफन स्पेंडर। वो बताते हैं कि इनके चेहरे पे ऐसा कोई पॉइंट नज़र नहीं आता उनको जिससे लगे कि वास्तव में ही उनकी रगों में कोई वार्म ब्लड रन कर रहा है।
वो बिल्कुल ढीले ढाले से हैं, बिल्कुल निर्जीव हैं, लाइफलेस लगते हैं वो। उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं और घास पत्तों जैसे लग रहे हैं। एक लंबी सी लड़की है, उसके बारे में बात करता है कि वो उसने अपना सिर झुका रखा है, जैसे कि वो बोझ से लदी हो किसी काम को लेके। और ये सारे के सारे जो पुअर चिल्ड्रन हैं, जितनों को भी वो देखता है, उनके बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे। एक पतला सा लड़का है जो कागज़ जैसा लग रहा है, जिसकी चूहे जैसी छोटी छोटी डरी सी आंखें हैं। एक तुड़ी मुड़ी हड्डियों वाला लड़का अपने डेस्क पे बैठा अपना पाठ पढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसको गठिया का रोग हो रहा है, नाल डिजीज़ हो रहा है उसको। उसके जोड़ सूजे हुए हैं, जैसे उसको अपने मतलब पेरेंट्स से ये डिजीज़ मिला हुआ ऐसा लगता है। और वहाँ पे क्या, एक बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट जाके एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, वो ड्रीम्स में खोया हुआ है। और वो जो गिलहरियों वाला गेम है कि कैसे वो मतलब प्ले करते हैं उसको, ही इज़ परहैप्स थिंकिंग अबाउट दैट। और फिर और बताता है कवि हमें कि जो दीवारें हैं उसकी वो कैसी हैं, सोर क्रीम्स जैसी, जैसे क्रीम्स जब खट्टी हो जाती तो वैसी सुगंध आती है उनकी दीवारों से। वहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं दीवारों पे या लगे हुए हैं। वो है एक गुम्बद टाइप है, डोम बनी हुई है वहाँ पे, तो कैथेड्रल डोम। और शेक्सपियर की जो तस्वीर वहाँ पे चित्र उसका लगा हुआ है। या फिर कुछ क्लाउडलेस डॉन के पिक्चर लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे ऐसा लग रहा है कि सुबह तो हो रही है लेकिन वो बिना बादलों के है। और एक फूलों की घाटी का चित्र है, यानी सूर्योदय का चित्र है अगर मैं आपको कहूँ तो। पहले वाला एक फूलों की घाटी का चित्र है, फ्लोरी वैली है, ट्रायलस वैली का जिक्र किया गया है यहाँ पे। तो ये कहता है जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि ये नक्शे जितने भी हैं, चित्र हैं, वो कक्षा के हिसाब से ठीक नहीं बैठते, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को दे कैन टेम्प्ट द लिटिल चिल्ड्रन टू स्टील, वो इन बच्चों को चोरी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और हालांकि खिड़कियां ही एकमात्र ऐसी हैं जिनसे वो देख सकते हैं बाहर, लेकिन वो बाहर देखते हैं तो जो गलियां हैं वो फॉगी हैं, डल स्काई है, और उनका भविष्य है वो अंधकार में है, फॉगी फ्यूचर है, और हम उनसे बेटरमेंट की किसी भी तरह की उम्मीद नहीं कर सकते। सो इनकी जगह पे वो सोचता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट शुड बी देयर, वहाँ पे अच्छे अच्छे और ऐसे चित्र होने चाहिए जो उनको परहैप्स बेटर बूस्ट कर सके। और देन और क्या है जो कवि हमें बताता है कि ये जो दीवार पे जितने भी नक्शे लगे हैं उनकी बजाय परहैप्स ही वांट टू से कि इसकी बजाय तो उनको रियल पिक्चर्स जो उनके साथ घट रहा है उस तरह की पिक्चर्स लगाई जाए तो उनको कम से कम पता लगे। और पोएट कहता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मतलब उनकी चमड़ी हड्डियों से, उनकी हड्डियां चमड़ी से बाहर दिखाई दे रही है, मैं ये कहना चाहता था। और इन सारी चीज़ों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो कभी जितने भी गवर्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, या जितने भी गुड डूअर्स हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनसे आह्वान करता है कि वो क्या करें कि वो आएँ स्कूल को और इनकी पोजीशन सुधारने में कोई मदद करें ताकि इनको इन बस्तियों से बाहर निकाला जा सके। तो ये बच्चे कैसे रहते हैं अपना पूरा जीवन, दे लिव इन देयर लाइफ इन सॉर्ट ऑफ कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स परहैप्स पिरामिड में जो बॉडीज़ रखी जाती हैं, प्रिजर्व मम्मीज़, उनके बीच की जो जगह है, गैलरी टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड कैटाकॉम। और उनकी तरह लगता है वो, तय खाने वाली जो कब्रों में से गुजरने वाला जीवन लगता है। उनको बाहर निकाला जाना चाहिए इस चीज़ से, कवि यही कहना चाहता है। और उनको बुक्स दी जानी चाहिए, उनको ग्रीन फील्ड्स दी जाने चाहिए, उनको गोल्डन सैंड दिए जाने चाहिए ताकि वो वहाँ पे बैठ के खेल सकें, अपना काम कर सकें। और पोइट कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो हमेशा बिलोंग्स टू द नेशन वेयर चिल्ड्रन कैन लीव द जॉयफुल लाइफ एंड एन्जॉय ऑल ब्लेसिंग्स दैट कैन बी हैड अंडर द सन। कवि कहता है कि जो इतिहास है वो सदा ऐसे नेशंस का होता है यहाँ पे बच्चे प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिता सकें, खुशी का आनंद प्राप्त कर सकें जो भी इस संसार में उपलब्ध है। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए स्टीफन स्पेंडर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो ये सारे एलिमेंट्री स्कूल,
क्लासरूम इन स्लम के जितने भी बच्चे हैं बहुत ही पुअर कंडीशंस में हैं, उनकी हेल्प की जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको उनका फ्यूचर है वो बेटर किया जाना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन मैंने इसका डाल दिया है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसकी कुछ पिक्चर्स हैं पोएम की, वो भी मैंने साथ साथ डाल दिए हैं। ये एक हल्की एक्सप्लेनेशन थी उसकी, और आप और भी लाइन टू लाइन पढ़ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा जो कीपिंग क्वाइट पोएम है, दैट इज़ वंडरफुल पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरुदा ने लिखी है। वो आपका जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें पोइट्री सेक्शन की तीसरी पोएम है ये। तो कवि हमें बताते हैं कि व्हाट वी आर टू डू इज़, वो हमें बताते हैं कि जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है उसकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम जो आत्मनिरीक्षण करते हैं अपना, उसकी क्या महत्ता है हमारे लिए, उसका क्या महत्व है। वो हमारी लाइफ को ही नहीं बदल सकता, वो पूरी पृथ्वी है उसको बदल सकता है। पोएट कहते हैं कि इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ आपको नहीं चाहिए, आपने बस आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और आपने अपने आप को एग्ज़ामिन करना है। और कहता है ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला इसके लिए, मैं सिर्फ कहता 12 गिनूँगा, और 12 गिनने तक आप जो काम मैं कहूँगा वो नहीं करना, और उसके बाद आप पाएंगे कि आप एक स्ट्रेंज टुगेदरनेस में एक साथ हैं, आप स्ट्रेंजली तरीके से एक साथ हैं सभी। तो पोएट कहता है कि मैं 12 गिनता हूँ, आपने इस दौरान कोई मोमेंट नहीं करना, और वो कहता है कि आप क्या करेंगे, अपनी आर्म्स तक भी नहीं हिलाएंगे। और वो कहता है कि इसको करके आप एक्सपीरियंस करेंगे, बड़ा ही विचित्र सा अनयूजुअल फीलिंग आएगी आपको, और वी शैल फील नो हरी एंड वरी, कोई हरी और वरी भी आपको, कोई भाग दौड़, कोई चिंता किसी भी तरह की नहीं करनी है, कंप्लीट साइलेंस होएगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेंज टुगेदरनेस विद ऑल अदर्स, यानी आप दूसरों के साथ एक अजीब सी एकता महसूस करेंगे। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से क्या होएगा, उससे हमारी लालच, हमारा जो स्वार्थपन है, हमारी निर्दयता है, क्रूलिटी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। जितने भी वार मॉन्गर्स हैं, मतलब जो युद्ध की लालसा रखने वाले लोग हैं, वो अपनी वो लालसा त्याग देंगे, और वो भाइयों की तरह आपस में ब्रदर्स की तरह ना रहना शुरू करेंगे। और पोइट कहता है कि वो उसकी जो एडवोकेसी ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस है, जो उसकी मतलब मैं जिसके शांति और खामोशी के तर्क में कहता विचार दे रहा हूँ, आप उसको कंफ्यूज मत करें, उससे कंफ्यूज मत होएं, सॉरी, कि इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि ये इनएक्टिविटी की बजाय लाइफ से ही कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है, डेथ से कनेक्टेड या कंसर्न नहीं है। और यही इसेंस है इस जीवन का, यही सार है। और वो और भी एग्जांपल देता है कि जैसे लिटिल स्टिलनेस है और साइलेंस है, वो बेटर और फ्रेश कोर्स ऑफ फर्दर एक्टिविटी को हमें क्या करती है, लीड करती है। यानी अगर हम थोड़ी देर शांत रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो हमारी एनर्जी फिर से बेटर होएगी, और हम शांत रह के किसी भी विषय पे सोचेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर कर पाएंगे उसको। तो वो यही कहता है कि इसके बिना हम अपने आप को ना तो समझ पाएंगे और ना ही हम कुछ अच्छा बन पाएंगे। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन बड़ा ज़रूरी है। और पोइट एग्जांपल देता है कि कैसे जो छोटी सी साइलेंस है, छोटी सी स्थिरता और छोटी सी साइलेंस से हम बेटर लाइफ जी सकते हैं। वो अर्थ का एग्जांपल देते हैं कि जैसे विंटर में क्या होता है, अर्थ बड़ी ही साइलेंस और स्टिल हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे डेड है, उस पर कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी मुरझा से जाते हैं, सूख से जाते हैं। देन बाद में क्या होता है, वेन एवर देयर इज़ स्प्रिंग, फिर स्प्रिंग आती है, एंड एवरीथिंग लुक्स अलाइव, हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदा हो गई है, वो डेड नहीं लगती। न्यू ब्यूटीज़ आती हैं, न्यू कलर्स आते हैं। उसी तरीके से कवि कहता है कि जो लिटिल स्टिलनेस और साइलेंस है इंट्रोस्पेक्शन की, यानी थोड़ी सी हमारी जो निश्चलता कहूँगा मैं उसको, निश्चलता और थोड़ी सी खामोशी जो है, साइलेंस है, और हम आत्म निरीक्षण करें, आत्म विश्लेषण करें, और इनको फिर हम क्या करें, इन सब को करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़ इन फ्रेश एंड बेटर मैनर। और इसके बाद हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको फ्रेश और बेटर मैनर से जी सकते हैं।
बेहतर ढंग से जीना शुरू कर सकते हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बाद। यानी सिंपल सी बात है कि जब आप थक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी, मन, सब कुछ फ्रेश फील करता है। सेम इज़ द वे वो कहता है कि अब मैं 12 गिनूंगा और आप सभी लोग चुप रहेंगे। सो ये एक इसकी ब्रीफ समरी टाइप इसकी समरी थी आपके लिए। आप इसके पूरी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी कोई और ट्रबल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। अगर मैं लाइन टू लाइन इसको पढ़ूंगा तो ये ज़्यादा लंबा होने वाला था मैटर। आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग ए स्मॉल वीडियो और स्मॉल व्हाट शुड आई से वीडियो, ऑडियो, कुछ भी आप कह लीजिए, ऑडियो फॉर यू। तो इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने एक कैप्सूल आंसर भी डाल दिया है। सो आप उसको तैयार कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय दैट। और भी सारी जितनी भी पोएम्स हैं उनके भी सारे जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पहले डिस्कस किया। इसके छोटे क्वेश्चन परहैप्स नहीं है डिस्कस किए मैंने, और इसका एक बड़ा क्वेश्चन डाल दिया है। यू हैव टू एन्जॉय दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल वाली घंटी को दबाइए और इसको लाइक और शेयर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाउ डिड यू एन्जॉय दिस। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूँगा थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। जो पोएम है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। और वो ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में हमें बताता है कि कैसे वो हमारे लिए जॉय फॉर एवर हैं। वो कहते हैं कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो क्या हैं, वो हमेशा हमें खुशी देती हैं और दे नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और उनका जो अस्तित्व है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। उनकी जो लवलीनेस है वो दिनों दिन इंक्रीज़ ही होती है। जब जब भी हम उसको देखते हैं वो हमें आनंद देती हैं, खुशी देती हैं। सुंदरता की वस्तुओं को बताता है कि किसी शांत कुंज जैसी है, पेड़ों के झुरमुट जैसी है, मीठे मीठे सपनों जैसी है, और अच्छी जितनी भी चीज़ें हो सकती उन जैसी हैं। वो हमें हेल्थ देती हैं, बॉडी को, हमारे माइंड को वो पीस देती हैं। और पोइट कहता है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो ऐसा भी लगता है मेरे को कि वो जैसे एक फ्लोरी बैंड बन गया हो पूरा का पूरा पृथ्वी के चारों ओर। और अदरवाइज़ तो वो बताता है कि जो यहाँ पे बड़ी दुख है, बड़ी उदासियाँ हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, ऐसा वो बताता है। और लेकिन जो सुंदरता की वस्तुएं वो सारी इन चीज़ों से हमें निकाल के लाती हैं, फ्रॉम द पाल ऑफ सैडनेस और ग्रीफ। और कभी कहता है वो कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाता है, कुछ अनहैप्पी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके बदले में फिर हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और जो हमें क्या करते हैं, हमें खुश भी करती हैं। तो वो बताता है कि जो मैन है वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, उसको कोई ना कोई दुख तकलीफ़ें रहती हैं। और जो नोबल सोल्स हैं, मतलब जो बढ़िया मतलब लोग हैं, गुड पीपल हैं, नोबल सोल्स हैं, अच्छे विचारों या व्यवहारों वाले लोग हैं, वो बड़े कम हैं। और इसलिए क्या करता है, जब ये जो गुडनेस है वो कम है और इविल ज़्यादा है, तो जो मैन है वो बेचारा बड़े दुख में, तकलीफ़ में अपना टाइम पास करता है, बीमारी में इवन की अपना टाइम बिताता है। और इन सभी के बावजूद भी क्या हैं, कुछ मोमेंट्स ऑफ जॉय हैं, कुछ खुशी के पल हैं जो हम क्या देखते हैं, जब हम सुंदर चीज़ों को देखते हैं तो तभी हमें वो खुशी के पलों का आनंद मिल सकता है और हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के बीच में बताता है कि जैसे सूरज है, अब सूरज से सुंदर कोई नहीं हो सकता अगर आप वैसे नोट करें तो, क्योंकि जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी के कारण आप देखिए कि सारी की सारी चीज़ें सुंदर लग रही हैं, है ना। आप देखते हैं कि मान लीजिए प्रकाश है तो पेड़ पौधे, हम सब, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूरी सृष्टि को चलाने के लिए जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज़ सन, और लाइट से ही सारी चीज़ें मतलब चल रही हैं। अगर हम आप वैसे देखें तो भी अगर सूरज की रोशनी ना हो तो बहुत सारी फसलें नहीं उग पाएंगी, बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। सो मैनी, मतलब जितनी भी लिस्ट बनाएं आप लंबी हैं। मून कितना सुंदर है, कभी कहता है छोटी छोटी बहती हुई नदियाँ कितनी सुंदर हैं, छोटे छोटे ट्रीज़ कितने सुंदर हैं, छोटे छोटे फूल कितने सुंदर हैं। वो डैफोडिल्स की बात करता है, मस्क रोज़, कुछ जंगली गुलाब हैं उनकी बात करता है वो। और वी आल्सो डिराइव जॉय ऑफ थिंकिंग ऑफ नाइस थिंग्स इन इमेजिनेशन। और हम क्या करते हैं,
कई बार हमारी इमेजिनेशन में भी सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में सोच के हम लोग खुश होते रहते हैं। वी ऑलवेज कीप ऑन कीपिंग आवर सेल्फ्स हैप्पी। और वो हम क्या करते हैं, या फिर जो महान साहित्य है, रचनाएं हैं, विचार हैं, उनको पढ़ पढ़ के हम गर्व महसूस करते हैं, हमें और कॉन्फिडेंस आता है। यानी वो भी सुंदरता की वस्तुएं हैं, कवि ये कहना चाहता है। और कवि कहता है कि जो सुंदरता के ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वो क्या हैं? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक है, पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ये लास्ट वाली वो लाइन है कि वो क्या करते हैं हमारे लिए, हेवंस यानी एक अलौकिक पेय का झरना है वो, जो हमारे लिए बह रहा है। और पोइट ये कहना चाहता है कि गॉड ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें खुद क्रिएट की हैं, और ताकि जो मनुष्य है वो सुंदरता की वस्तुओं का आनंद उठा सके, उसके मज़े ले सके और अपनी लाइफ को और खुश कर सके। तो ये जोहन कीट्स हैं। जोहन कीट्स की लाइफ बड़ी सैड रही है, इसलिए उन्होंने ये सुंदर चीज़ों के बारे में, आनंद के बारे में लिखा है। उनकी कब्र पे एक इपिटफ लिखा हुआ है, मेरे को वैसे ही याद आ गया बताते बताते, तो कि हेयर लाइज वन हुज नेम इज़ रिटन वाटर, कि यहाँ पे वो शख्स लेटा हुआ है जिसका नाम पानी की लकीरों पे लिखा हुआ है। तो मतलब इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरे को जोहन कीट्स के बारे में वैसे याद आ गया। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है, आप उसका आनंद लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे रोड साइड स्टैंड के बारे में, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो अमेरिका के बहुत ही महान कवि हैं। और उनकी मतलब इस पोएम से पहले मेरे को कुछ लाइनें याद आ रही हैं। आई फील लाइक शेयरिंग विद यू कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी जो वुड्स हैं, मतलब जितनी भी इधर उधर की चीज़ें हैं, जो रास्ते में अट्रैक्शन है, वो बड़ी प्यारी हैं, लेकिन मेरे को मंजिल तक पहुंचना, अभी मीलों चलना है मेरे को। बड़ी कमाल का उनका मैसेज है। लेकिन ये जो पोएम है वो उन लोगों के बारे में, ख़ास करके जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखे हैं और उनके पास कोई नहीं रुकता, और कैसे वो मतलब जो कवि है उस पर्सन के माध्यम से जिसने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है अपनी प्लाइट को बताता है। वो क्या कहता है कि जो पिटिएबल पुअर फार्मर्स हैं और डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उनकी जो पेन और एंगर को वो बताता है, जो कवि है। ही एक्सप्रेसेस कि कुछ पुअर फार्मर्स हैं, दे हैव सेट अप रोड साइड स्टैंड सो दैट दे कैन अर्न सम मनी फ्रॉम द रिच सिटी पीपल गोइंग दैट वे इन द मैग्निफिसेंट कार्स। तो कुछ जो गरीब किसान हैं, उन्होंने ढाबा टाइप एक चीज़ बना रखी है, रोड साइड स्टैंड बना रखे हैं, ताकि वो आते जाते लोगों को चीज़ें बेच सकें और कुछ चीज़ें वहाँ से कमा सकें। लेकिन नोबडी व्हाट शुड आई से स्टॉप्स देयर, कोई भी नहीं रुकता वहाँ पे। जो स्टैंड का मालिक है वो सारा दिन अपनी खिड़की जो है सामान वाली वो खोल के बैठा रहता है। बहुत सारी सुंदर सुंदर चमचमाती मैग्निफिसेंट कारें वहाँ से गुज़रती हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता है। और अगर कोई रुकता भी है तो उसके अपने मतलब उसके पीछे मैं क्या कहूँ कि स्वार्थ हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर कोई रुकता है तो वो जो भी रुकता है तो वो इरिटेटेड फील करता है कि वो जो स्टैंड है वहाँ पे वो बड़े मतलब बेकार से तरीके से मेंटेन किया हुआ है, और उसको लगता है कि जो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी थी, ये स्टैंड रख के इन्होंने बिगाड़ दिया उसको, जो दे हैव स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। या फिर वो अमीर आदमी जितने भी हैं जो मैग्निफिसेंट कार्स में आते हैं, उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि ये उनकी डिग्निटी से थोड़ा बिलो है इन लोगों से चीज़ें खरीदना, यानी वो उनके काम की नहीं है। और या कई कार वाले रुकते हैं तो वो सिर्फ अपनी कार मोड़ के फिर दूसरी साइड में ले जाते हैं, या फिर वो रास्ता पूछने के लिए रोकते हैं, या वो पूछते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा क्या। यानी वो ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो परहैप्स उनके पास नहीं है। तो जो जितने भी ऐसे लोग आते हैं, मतलब जो फार्मर है, उनको बड़ी पीड़ा होती है इन चीज़ों से कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम। एटलीस्ट उनको रुकना चाहिए, हमारी चीज़ों को देखना चाहिए और ख़रीदना चाहिए।
सो पोएट क्या सोचता है कि जो फॉक्सी पॉलिटिशियंस हैं, जो मक्कार राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े बड़े वादे करके इनको पागल बनाते हैं, वास्तव में वो इनके लिए कुछ नहीं करते, वो प्रिटेंड करते रहते हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स हैं वो दिखावे करते हैं कि वो उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो पुअर के वेलफेयर्स के लिए, बट वो अपने कॉफ़र्स, अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं, उनको सब्ज बाग दिखा दिखा के कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उनको दे प्रॉमिस मून फॉर देम, इसमें टेक्स्ट की लाइन है कि वो उनके लिए मून प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं, उनके लिए करते कुछ नहीं है। और जो गरीब ऑनर है रोड साइड स्टैंड का, उसके बारे में जो पोइट है उसके बारे में सोच के बड़ा उसको कवि को पीड़ा महसूस होती है, और वो पेन फील करता है कि कैसे वो सारा दिन अपना जो रोड साइड स्टैंड है उसकी विंडो खोल के या सारा दिन ताकता रहता है आने वाले जाने लोगों को कि वो वहाँ पे रुकेंगे, उससे कुछ खरीदेंगे, वेट करता रहता है। उसको देख के उसको बड़ी पीड़ा होती है कि नो बडी स्टॉप्स फॉर ऑल द डे। उसका टाइम भी खूब सारा वेस्ट होता रहता है और उसको मिलता भी कुछ नहीं है बदले में। अगर कोई मैंने आपको पहले बताया, अगर कार कोई रुकती भी है तो वो यही पूछती है कि रास्ता कौन सा है, या उसको उससे गैलन ऑफ पेट्रोल मिलेगा। ऐसी चीज़ों की वो डिमांड करते जो उसके पास नहीं है। तो पोइट क्या चाहता है कि ये जो सारे पुअर पीपल हैं, नॉट पुअर पीपल, वो क्या किया जाना चाहिए, उनको एक झटके से ही पीड़ा और गरीबी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, ताकि वो राहत महसूस कर सकें, वंडरफुल महसूस कर सकें। दिस इज़ व्हाट ही वाज फीलिंग, दिस वाज व्हाट ही वाज सेइंग। इस तरह से वो कहना चाहता है जो कवि है। सो इसका बड़ा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए। सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बात करूंगा आंट जेनिफर स्टाइगर्स के बारे में, जो कि एंड्रीना रिच ने लिखी है। फेमिनिस्टिक पोएम है ये, औरतों के बारे में ये पोएम है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ स्टेंजा से कि आंट जेनिफर स्टाइगर्स prance across screen, bright toppers, denizens of a world of green. They don't fear the man beneath the tree. They pace in a sleek chivalric certainty. तो जो आंट जेनिफर हैं वो क्या कर रही है, टाइगर्स जो हैं वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं उनकी। टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पे इधर उधर प्रैंस करते हैं, घूमते हैं, उछलते कूदते हैं। ऐसा लगता है कि वो ब्राइट येलो डेनिजन्स हैं ग्रीन वर्ल्ड के, यानी वो चमकते हुए पीले रंग के कोई निवासी हैं हरे भरे संसार के। पेड़ों के नीचे क्या है, कुछ मैन भी खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि दे गो अबाउट इन डिग्निफाइड मैनर, और वो बिल्कुल भी नहीं डरते। ऐसा लगता है कि जो मतलब टाइगर्स हैं उनकी नज़रों में करेज है, ब्रेवरी है, सर्टेनिटी है उनकी लुक्स में, और वो बहादुर तरीके से इधर उधर घूम रहे हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल इवन find even her wool, find even the every needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon the Aunt Junifer's hand. और आंट जूनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांपती हैं जब वो मतलब फ्लटर करती हैं, ऊन के थ्रो से घूमती हैं। हाथी दांत वाली जो सुई है बड़ी मुश्किल से खींचती है वो, और फिर वो मतलब जो अंकल की जितने भी जिम्मेवारियों का बोझ है उसके आंट जूनिफर पे, उसके हाथों पे लगता है कि जैसे वो भारी पड़ गया हो। यानी उसका जो जीवन है वो मतलब एक दास्तापूर्ण रहा है और निरंतर वैसा ही रहा है। उसे कभी मतलब प्रॉपर आराम प्राप्त नहीं हुआ, और उसने बहुत सारे काम अपने हस्बैंड को प्लीज़ करने में या उसके मतलब देख रेख में ही बहुत सारा टाइम गुजारा है, या उसमें वक्त लगाया है। When Aunt Junifer is dead, her terrified hand will lie still ringed in the ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. और आंट जूनिफर है वो अपने
डेली कोर्स जो काम है उस टाइम तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो परहैप्स मर नहीं जाएगी। उसके हैंड्स जो हैं, उसके हाथ परहैप्स उन कामों के साथ ही उस जो ऑर्डियल है, वो जो अग्नि परीक्षा है, वो जो यानी कठिन पीड़ाजनक जितने भी उसके अनुभव है, उनके साथ ही वो चलते रहेंगे। और जो उसने टाइगर्स बनाए हैं पैनल्स पे, लेकिन वो बड़े गर्व से उछलते कूदते रहेंगे। वो बेजान जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब देखने में बेजान लगती हैं, बट दे विल कीप ऑन प्रेंसिंग, दे विल कीप ऑन जंपिंग, प्राउड और अनअफ्रेड, मतलब वो बिना किसी डर के भय के उछलते कूदते रहेंगे। इट मीन्स कि जो आंट जूनिफर है वो अंकल से डरती है, लेकिन आंट जूनिफर के द्वारा बनाई गई चीज़ें अंकल से बिल्कुल नहीं डरती हैं। अल्टीमेटली जो कवि या पोइट हैं हमारे, वो यही कहना चाहते हैं कि जो औरत है वो आदमी से डरती है, लेकिन औरत के द्वारा बनाई गई चीज़ें आदमी से नहीं डरती। सो दिस इज़ ए पोएम, और मैंने इसका एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है। यू टू एन्जॉय दिस। और अगर आप इस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए आपको कोई ट्रबल्स हैं किसी तरह की, तो वो आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल पोएम। और इसमें बस यही है लास्ट में कि आंट जूनिफर जब डेड भी हो जाएगी तो भी उसके जो काम हैं, वो जो उसके हैंड्स हैं वो कामों से घिरे पड़े होंगे, और लेकिन उसके जो बनाई गई चीज़ें हैं वो कभी आदमी से नहीं डरेंगी, वो हमेशा डरती रही है, उसने डर डर के ये लाइफ बिताई है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर द डे।